हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या आप सभी के स्वागत करती हूँ स्टडी करिकुलम में। आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, जीव विज्ञान के शिक्षण शास्त्र, जिसमें पढ़ेंगे रॉबर्ट मेगर विधि एवं मिलर विधि के बारे में, जो 1962 एमसीक्यूज बेस्ड सॉल्व करेंगे। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के माध्यम से ही इन प्रश्नों को समझने की कोशिश करेंगे। और आज का जो क्लास है वो 7 क्लास है। इससे प्रीवियस ईयर के क्लासेस आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग जरूर देख लीजिए। आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लासेस है। और ये क्लासेस जो है वो डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी या अदर किसी भी आप लोग अदर यूनिवर्सिटी से आप बीएड कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही यूजफुल क्लासेस है। चलिए आप जानते हैं, एकदम आसान भाषा में एक समझने की कोशिश करते हैं जो एमसीक्यूज बेस्ड पर होगा। प्रश्नों के माध्यम से ही हम लोग पेडागोजी को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि क्लास को सभी दोस्तों के बीच शेयर करें। जितना हो सके क्लास को आप लोग शेयर करिए। आज का जो पहला प्रश्न है, अंतिम व्यवहार किस विधि से संबंधित है। पूछ रहे हैं कि अंतिम व्यवहार जो है वो किस विधि से संबंधित है। मेगर विधि से, मिलर विधि से, दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अंतिम व्यवहार। प्रश्न जो देखिए कि कैसे पूछ रहा है, अंतिम व्यवहार जो है वह किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मेगर विधि से। किससे संबंधित है? तो मेगर, रॉबर्ट की मेगर विधि जो 1962 में दिया गया था, तो इससे संबंधित है। आइए मेगर विधि को और भी डिटेल से हम लोग समझते हैं। रॉबर्ट मेगर विधि जो है 1962, रॉबर्ट मेगर विधि जो है, रॉबर्ट मेगर ने 1962 में अभिक्रमित अनुदेशन के क्षेत्र में उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने पर विशेष महत्व दिया। रॉबर्ट मेगर ने क्या किया? तो 1962 में अभिक्रमित अनुदेशन के क्षेत्र में उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने के लिए विशेष महत्व दिया। उन्होंने शैक्षिक उद्देश्यों को ज्ञानात्मक, भावात्मक को व्यवहारिक रूप में लिखने में अधिक रुचि ली। और किस रूप में? तो ज्ञानात्मक एवं भावात्मक को व्यवहारिक रूप में लिखने के लिए अधिक रुचि ली तथा इनके लेखन की विधि का विकास किया। और इनके जो लेखन विधि है उसको विकास किया किसने? तो रॉबर्ट मेगर ने विकास किया। कब? तो 1962 में। लेखन विधि में मेगर ने ब्लूम की वर्गीकरण, ब्लूम टैक्सोनॉमी को आधार माना। क्या माना था? तो ब्लूम टैक्सोनॉमी के आधार माना था। और प्रत्येक वर्ग के लिए उनके उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने के लिए कार्य सूचक क्रियाओं, एक्शन वर्ब्स की सूची तैयार की। इन्होंने प्रत्येक उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने के लिए कार्य सूची क्रियाओं की एक सूची तैयार की। तत्पश्चात पाठ्य वस्तु एवं उससे संबंधित कार्यसूचक क्रियाओं की सहायता से शैक्षिक उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप प्रदान किया गया। किस रूप में? तो व्यवहारिक रूप में प्रदान किया गया शैक्षिक उद्देश्यों को। किसने? तो रॉबर्ट मेगर ने। कब? तो 1962 में। रॉबर्ट मेगर ने शैक्षिक उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने के लिए निम्नलिखित विधि का विकास इन्होंने किया। पहला इन्होंने विकास किया अंतिम व्यवहार, जो अभी हमने प्रश्न देखा। अंतिम व्यवहार किससे संबंधित है? तो मेगर विधि से संबंधित है। और सर्वप्रथम किसने किया? तो रॉबर्ट मेगर ने ही सर्वप्रथम अंतिम व्यवहार को, जिनको की पैदा करना शिक्षण का लक्ष्य है, को निर्धारित करना है। इनके जो है शिक्षण का जो लक्ष्य को निर्धारित करना होता है अंतिम व्यवहार के माध्यम से ही। दूसरा पॉइंट इन्होंने कहा कि उन महत्वपूर्ण परिस्थितियों का वर्णन करना जिसके अंतर्गत व्यवहार परिवर्तन की आशा की जा रही है, जिसके अंतर्गत व्यवहार परिवर्तन की आशा की जा रही है। और तीसरा पॉइंट इन्होंने दिया, उन मानदंड का वर्णन करना जहां तक शिक्षार्थी की निष्पत्ति स्वीकार्य है, जहां तक शिक्षार्थी की निष्पत्ति जो है वो स्वीकार्य है। नेक्स्ट है, मेगर के अनुसार किसी भी शैक्षिक उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने के लिए उपयुक्त तीनों का आवश्यक होना बहुत ही आवश्यक है। तभी हम शैक्षिक उद्देश्यों के व्यवहारिक निर्धारण में सफल होंगे। तब जो तीनों रहेगा तभी हम व्यवहारिक शैक्षिक उद्देश्यों के व्यवहारिक रूप में निर्धारण करने में सफल होंगे।
किसके अनुसार? तो मेगर के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न है, मेगर ने किन उद्देश्यों को केवल व्यवहारिक रूप में व्यक्त करने की विधि का विकास किया है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, केवल व्यवहारिक रूप में व्यक्त करने की विधि का विकास किया है किसने? मेगर ने। जो है ऑप्शन ए जो है ज्ञानात्मक उद्देश्य, ऑप्शन बी जो है प्रभावात्मक उद्देश्य, ऑप्शन सी जो है दोनों, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों होगा। ज्ञानात्मक उद्देश्य और प्रभावात्मक उद्देश्य दोनों होता है। मेगर ने केवल व्यवहारिक रूप में ज्ञानात्मक और प्रभावात्मक उद्देश्य को, केवल ज्ञानात्मक एवं प्रभावात्मक उद्देश्य को व्यवहारिक रूप में व्यक्त करने की विधि का विकास किया है। आइए और भी डिटेल से देख लेते हैं इसके कि मेगर ने कौन कौन सी विधि का विकास जो है किया है। मेगर द्वारा प्रस्तुत विधि की कुछ सीमाएं जो है वो निम्न प्रकार से है। कुछ सीमाएं जो है वो निम्नलिखित है। आइए मेगर के द्वारा प्रस्तुत की गई विधि की कुछ सीमाएं के बारे में देख लेते हैं। तो मेगर की व्यवहारवादी होने के कारण इसमें उद्दीपन तथा अनुक्रिया से अधिगम को व्यक्त किया जाता है, परंतु संपूर्ण अधिगम प्रक्रिया को उद्दीपन अनुक्रिया की सीमा में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। और यह भी ध्यान दीजिए कि संपूर्ण अधिगम प्रक्रिया के उद्दीपन अनुक्रिया की सीमा में व्यक्त नहीं किया जाता है। और मेगर व्यवहारिक होने के कारण इसमें उद्दीपन तथा अनुक्रिया के अधिगम को व्यक्त किया जाता है, मेगर व्यवहारवादी होने के कारण। और दूसरा पॉइंट करें कि मेगर ने केवल ज्ञानात्मक प्रभावात्मक उद्देश्य को व्यवहारिक रूप में व्यक्त करने की विधि का विकास किया है। अभी हमने प्रश्नों के माध्यम से भी देखे थे कि मेगर ने केवल ज्ञानात्मक भावात्मक उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में व्यक्त करने की विधि का विकास किया है। इन विधि का प्रयोग जो है मनोगत्यात्मक साइकोमोटर उद्देश्य को व्यवहारिक रूप में लिखने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। इसके उद्देश्य को क्या कर रहे हैं कि व्यवहारिक रूप में लिखने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। यह भी आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इसको लिखने में प्रयुक्त जो है वो नहीं किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट करें कि मेगर की व्यवहारिक रूप में लिखने की विधि में मानसिक प्रक्रियाओं की पूर्ण रूप में अवहेलना की गई है, और इनकी जो मानसिक प्रक्रियाएं हैं उसको पूर्ण रूप से अवहेलना की गई है। यह भी प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव में बन सकता है, आपको सब्जेक्टिव में भी लिखने का आ जाएगा कि मेगर के कुछ सीमाएं जो है आप लोग प्रस्तुत कीजिए। तो आप लोग को ये पॉइंट जो है उसको ध्यान रखना है कि एग्जाम में आपको याद रहे। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने के लिए मेगर द्वारा प्रस्तावित विधि विभिन्न कार्यसूचक क्रियाओं, एक्शन वर्ब, ज्ञानात्मक एवं प्रभावात्मक दोनों ही उद्देश्यों में है, जिसमें भ्रम की संभावना रहती है। जिसमें क्या रहती है? तो भ्रम की संभावना रहती है। ज्ञानात्मक और भावात्मक दोनों ही उद्देश्य में है जिनमें भ्रम की संभावना जो है रहती है। ये था मेगर की कुछ सीमाएं जिसके बारे में हमने देखा। अब हम लोग देखते हैं मिलर विधि के बारे में। मिलर विधि से संबंधित कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और फिर उसके समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए मिलर विधि के बारे में भी देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मिलर के अनुसार। अभी हमने क्या इसके देखे तो मेगर के, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अभी हमने जो पहले देखे थे वो मेगर के द्वारा देखे थे, अब देख रहे हैं मिलर के अनुसार। रॉबर्ट मिलर के अनुसार किसी भी उद्देश्य को व्यवहारिक रूप में लिखने के लिए कितने तत्वों का होना जो है अनिवार्य है। ऑप्शन अ कह रहा है कि 1, ऑप्शन ब कह रहा है कि 2, ऑप्शन स कह रहा है कि 3, ऑप्शन द कह रहा है कि 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 3। 3 तत्वों का होना जो अनिवार्य है। 3 तत्व जो है पहला जो है संकेत, एक्टिवेशन और पृष्ठपोषण। आइए और भी डिटेल से इसके बारे में मिलर विधि के बारे में जान लेते हैं। रॉबर्ट मिलर विधि 1962, मेथड्स ऑफ रॉबर्ट्स मिलर 1962। उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने के लिए मिलर की विधि मेगर की विधि की तुलना में कुछ कठिन है। मिलर विधि जो है वो कठिन है, किसकी तुलना में? तो मेगर विधि की तुलना में। इनका विकास जो है वो
एयरफोर्स ट्रेनिंग के अनुसंधान के दौरान हुआ और सामान्य स्कूल के लिए उपयोग नहीं हुआ। और अभी तक जो है वो सामान्य स्कूल के लिए उपयोग जो है नहीं हुआ, सिर्फ एयरफोर्स ट्रेनिंग के अनुसंधान के दौरान ही मिलर विधि का प्रयोग जो है किया जाता है। मिलर विधि के अनुसार किसी भी उद्देश्य को व्यवहारिक रूप में लिखने के लिए 3 तत्वों का होना जो आवश्यक है। कितने तत्वों का? तो 3 तत्वों का। ये पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा। मिलर विधि के अनुसार किसी भी उद्देश्य को व्यवहारिक रूप में लिखने के लिए 3 तत्वों का होना जो है आवश्यक होता है। सबसे पहला जो होता है संकेत, इंडिकेशन या अनुमान जो होता है क्यू, जो कि अनुक्रिया को पैदा करता है। मनोविज्ञान में इसी को उत्प्रेरक स्टिम्युल्स या उत्प्रेरक परिस्थिति के नाम से जाना जाता है। उत्प्रेरक परिस्थिति के नाम से जाना जाता है। दूसरा पॉइंट इसने दिया था, दूसरा तत्व जो दिया था, दूसरा जो है एक्टिवेशन या अनुक्रिया, रिस्पॉन्स जो कि देना है, एक्टिवेशन करना है या अनुक्रिया रिस्पॉन्स जो है देना है, दूसरा तत्व है। तीसरा तत्व है पृष्ठपोषण, फीडबैक या इस बात का संकेत कि दी गई अनुक्रिया कहाँ तक उचित है। फीडबैक देना कि जो दी गई संकेत है उसकी अनुक्रिया जो है कहाँ तक उचित है। ये 3 पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहला क्या है? इंडिकेशन, दूसरा है एक्टिवेशन और तीसरा है फीडबैक। संकेत, एक्टिवेशन, पृष्ठपोषण। उपयुक्त मिलर की विधि अग्रलिखित व्यवहारिक रूप से उद्देश्य लिखने से स्पष्ट हो जाएगी। आइए और भी डिटेल से इसके जान लेते हैं। देखते हैं कि सिग्नल के हरे होते हैं। सिग्नल के हरे होते ही प्लेटफॉर्म पर खड़ी रेलगाड़ी के ड्राइवर ने सीटी दी और रेलगाड़ी अपनी निश्चित दिशा में आगे की ओर चल दी। उपरोक्त उदाहरण में सिग्नल के हरे होते ही मिलर की आवश्यकता के अनुसार संकेत इंडिकेशन है। क्या है? संकेत है, इंडिकेशन है। सिग्नल के हरे होना, सिग्नल जो है उसका हरा हो जाना क्या कर रहा है? इंडिकेशन दे रहा है। यही उत्प्रेरक या उत्प्रेरक परिस्थिति स्टिमुलस कंडीशंस भी है। ड्राइवर ने सीटी दी, यह क्या है? एक्टिवेशन है। एक्टिवेशन या सिग्नल के हरे होने के उत्प्रेरक की अनुक्रिया रिस्पॉन्स है। और रिस्पॉन्स क्या है? तो सिग्नल के हरे होने की उत्प्रेरक की जो अनुक्रिया है, सिग्नल के हरे होने क्या है? सिग्नल के हरे होने के उत्प्रेरक की अनुक्रिया रिस्पॉन्स है। तथा रेलगाड़ी की निश्चित दिशा में आगे चल देना क्या है? पृष्ठपोषण है, फीडबैक है। रेलगाड़ी के एक निश्चित दिशा में आगे चल देना क्या है? तो फीडबैक है, पृष्ठपोषण है। मेगर तथा मिलर विधि के उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने के विधि में मात्र शब्दों का अंतर है जो निम्न प्रकार से है। मेगर विधि के जो शब्द है और मिलर विधि के जो शब्द है, तो मेगर विधि का जो शब्द है यह महत्वपूर्ण परिस्थितियां, इम्पोर्टेंट कंडीशंस, अंतिम व्यवहार, टर्मिनल ऑब्जेक्टिव्स, स्वीकार्य निष्पत्ति, स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस। और मिलर विधि में क्या होता है? संकेत, इंडिकेशन। क्या कि तो रेलगाड़ी जो है वो सिग्नल के हरे होते ही क्या कर रहा है? तो इंडिकेशन दे रहा है। एक्टिवेशन क्या कर रहा है? तो यह ड्राइवर ने सीटी दी, ये क्या है? एक्टिवेशन कर दिया। और पृष्ठपोषण, रेलगाड़ी क्या है? चल दी, तो क्या हो जाएगा? पृष्ठपोषण हो गया। तो ये मिलर विधि के द्वारा, किसके द्वारा? तो ये सभी क्या है? मिलर विधि के द्वारा। यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझ लिए मेगर विधि और मिलर विधि के बारे में। और भी देखा जाए तो रॉबर्ट मिलर 1962 ने उपरोक्त विधि का निर्णय सैन्य अनुदेशन, मिलिट्री इंस्ट्रक्शन के लिए शैक्षिक उद्देश्यों को व्यवहार रूप में लिखने के लिए किया। ज्ञानात्मक, कॉग्निटिव तथा प्रभावात्मक इफेक्टिव उद्देश्यों के स्थान पर मनोगत्यात्मक उद्देश्यों को व्यवहार के रूप में लिखने का प्रयास किया। यह पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा कि गत्यात्मक तथा प्रभावात्मक उद्देश्यों के स्थान पर उन्होंने क्या दिया?
तो मनोगत्यात्मक साइकोमोटर उद्देश्य को व्यवहार के रूप में लिखने का प्रयास किया। किसने? तो रॉबर्ट मिलर ने 1962 के रॉबर्ट मिलर ने। ये था मेगर और मिलर विधि के से संबंधित कुछ प्रश्न और इसको समझने के हम लोग कोशिश किए। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब क्लास कैसा लगे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपकी प्रश्न है आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में।